अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फ्लोपी इन्फेंट। ठीक है, फ्लोपी इन्फेंट का केस प्रेजेंट किया है कि 3 साल का बच्चा है और प्रेजेंट करता है विथ वेरी पुअर टोन एंड फ्लोपीनेस। देखिए इस तरह फिगर भी है, बिल्कुल फ्लोपी सा बच्चा है, कोई इसकी टोन नहीं है, मसल टोन पुअर है। ही इज़ फीडिंग रादर वेरी स्लोली। ठीक है, फीडिंग रादर वेरी स्लोली जो है वो फीड ले रहा है। देर आर नो अदर सिम्टम। एग्जामिनेशन पे उसके जो लिम्स हैं वो स्पॉन्टेनियसली मूव नहीं कर रहे, यानी पॉसिटी ऑफ मूवमेंट है, मूवमेंट बहुत कम है, उसके लिम्स जो है बिल्कुल इससे फ्लोपी से मूव नहीं कर रहे। तो होता ही है, हाइपोटोनिया इसको कहा जाता है या फ्लोपी इन्फेंट। हाइपोटोनिया इन्फेंसी में एक्चुअली पैरालाइटिक या नॉन पैरालाइटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। अब जो इसमें पैरालाइटिक कंडीशन है वो आपने याद रखनी है कि पैरालाइटिक कंडीशन जो हाइपोटोनिया करवा रही है विथ वीकनेस एंड मे अफेक्ट द एंटीरियर हॉर्न सेल्स। ठीक है, अगर कोई पैरालाइटिक कंडीशन होगी तो वो वीकनेस के साथ हाइपोटोनिया होगा। इसमें मसला होगा एंटीरियर हॉर्न सेल्स, नर्व फाइबर्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस या मसल्स। ठीक है, अगर नॉन पैरालाइटिक कंडीशन की वजह से हाइपोटोनिया हुआ है, फ्लोपीनेस हुई है, तो विदाउट पैरालिसिस होगा, विदाउट वीकनेस, उसमें वीकनेस नहीं होगी। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन जो पैरालाइटिक कॉज है फ्लोपी इन्फेंट का वो है SMA, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। ठीक हो गया, ये मोस्ट कॉमन कॉज है फ्लोपी इन्फेंट का, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। अब इसमें हमें क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलती है हाइपोटोनिया में या फ्लोपी इन्फेंट में? इसमें सिवियरली हाइपोटोनिक जो इन्फेंट्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फ्रोग लाइक पोजीशन में जो है वो होंगे। इसकी अपनी हाइपोटोनिया की वजह से कैरेक्टरिस्टिक जो है फ्रोग लाइक पोजीशन होगी। वेंट्रल सस्पेंशन पे इस तरह जब हम उनको सस्पेंड करेंगे तो उनके चारों लिम्स नीचे हैंग करेंगे, हैंग डाउन, एंड इन्फेंट इज़ अनेबल टू होल्ड हिज हेड अप। अपना हेड भी ऊपर जो है होल्ड नहीं कर पाएगा, गिर रहा होगा, लिम्स भी सारे गिर रहे हैं। हेड जो है वो लैग करेगा। देखिए अगर हम इसको ऐसे पकड़ के उठाएं यूँ तो पीछे हेड लैग करेगा ऑन पुलिंग टू सिटिंग पोजिशन। ठीक है, देयर मे बी डिफॉर्मिटी ऑफ द चेस्ट एंड सीसॉ रेस्पिरेटरी पैटर्न। ठीक है, तो इसमें हमें डिफॉर्मिटी ऑफ द चेस्ट भी मिल सकती है और सीसॉ रेस्पिरेटरी पैटर्न मिलता है। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा फ्लोपी इन्फेंट में जो इन्फेंट्स हैं, ये इन्फेंट विद सेरेब्रल पाल्सी मे गो थ्रू द हाइपोटोनिक फेज बिफोर बिकमिंग स्पास्टिक। हमने सेरेब्रल पाल्सी का टॉपिक पढ़ा था न्यूरोलॉजी में, न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर्स में, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि बच्चा जो है आगे स्पास्टिक हो जाते हैं उसके लिम्स, तो स्पास्टिसिटी होने से पहले उसको हाइपोटोनिया हो सकता है। ठीक है, हाइपोटोनिया अगर बर्थ के टाइम पे बच्चे को है तो वो सिवियर हाइपोक्सिया की वजह से हो सकता है, बट इट इज़ ओकेजनली ड्यू टू द ड्रग्स टेकन बाय द मदर या तो ऐसी कोई ड्रग ले रही थी जैसे डायाजिपाम जो बेंजोडाइजपीन वगैरह हैं, उस वजह से भी बच्चे को एट बर्थ हाइपोटोनिया हो सकता है। बिनाइन कंजेनिटल हाइपोटोनिया जो है ये इडियोपैथिक होती है। ठीक है, कंजेनिटली अगर हो रहा है, नॉन प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जो कि एज से इम्प्रूव हो जाएगी और वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होती है। ठीक है, अब कैसे हम डायग्नोस करते हैं हाइपोटोनिया को? हमें कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करनी होगी फॉर द मेटाबॉलिक एरर्स। इस बच्चे की कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन मेटाबॉलिक एरर्स के लिए। दूसरा, ऐसे अगर हमारे पास केस है फ्लोपी इन्फेंट का तो हम उसके सीरम एंजाइम्स करवाएंगे। क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल कैरेक्टरिस्टिकली जो है वो क्रिएटिनिन सर्टेन डिजीज़ में बढ़ा हुआ होता है, जैसे डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, तो हम क्रिएटिनिन काइनेज लेवल करवाएंगे, यूरिन एग्जामिनेशन की, थायराइड फंक्शन टेस्ट करेंगे, सीरम कैल्शियम लेवल चेक करेंगे, कैरियोटाइपिंग। ठीक है, इसके अलावा इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म के लिए भी हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। अच्छा, इसमें CT या MRI स्कैन भी किया जाता है ताकि हमें हाइपोक्सिक डैमेज अगर हुआ है उसका एविडेंस मिले, जैसे एट्रोफी या सिस्ट वगैरह। मॉलिक्यूलर जेनेटिक मार्कर्स, बहुत से DNA मार्कर होते हैं हेरिडिटरी मायोपैथीज़ के, जिसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ भी आ जाती हैं, न्यूरोपैथीज़, ये भी अवेलेबल हैं फ्रॉम ल्यूकोसाइट्स इन द ब्लड सैंपल। ठीक है, अगर ब्लड सैंपल में हमें ल्यूकोसाइट्स मिल रहे हैं। अच्छा, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी हमने करनी होगी इसमें। नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कह रहा है कि जो न्यूरोपैथीज़ होती है ना वेरियस टाइप्स की, उसमें डिक्रीज कंडक्शन मिलेगा, तो हम नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करेंगे। इलेक्ट्रोमायोग्राफी पैटर्न हमें हेल्प करेगा डिस्टिंग्विश डीनर्वेशन फ्रॉम मायोपैथिक इन्वायरमेंट। मसल बायोप्सी लेंगे बच्चे की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक स्टडी है मोस्ट न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए, मसल बायोप्सी। उसमें हमें न्यूरोजेनिक और मायोपैथिक प्रोसेसेस डिटेक्ट हो जाएंगे।
ठीक हो गया, दैट्स इट। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है टॉपिक फ्लोपी इन्फेंट। अब फ्लोपी इन्फेंट में मैंने आपको बताया था पहले लाइन के मोस्ट कॉमन जो पैरालाइटिक कॉज है फ्लोपी इन्फेंट का वो है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इस फिगर में देखिए नॉर्मल और फ्लोपी इन्फेंट दिखाया गया। ये नॉर्मल है, जब हम बच्चे को वेंट्रल सस्पेंशन पकड़ते हैं तो उसका हेड भी यूँ होता है, उसके लिम्स भी जो है उसमें टोन तो होता है एटलीस्ट, लेकिन फ्लोपी बिल्कुल गिर रहे होंगे, लिम्स हैंग कर रहे होंगे, चाइल्ड का सर भी नीचे होगा, हैंग्स इन अपसाइड डाउन यू विद लिटिल और नो मूवमेंट, ठीक है। और इस तरह देखिए। तो अब जो है हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को देखेंगे क्या होता है ये। इसका उन्होंने केस भी प्रेजेंट किया और मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाती हूँ जिसमें स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का बच्चा दिखाया गया है, फ्लोपी बेबी सिंड्रोम और ये सारी चीज़ें। एक्चुअली स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का केस है 8 हफ्ते का 8 वीक ओल्ड नियोनेट प्रेजेंट करता है पुअर फीडिंग के साथ। दूसरा फ्लोपीनेस यानी उसको हाइपोटोनिया भी है। उसकी माँ बताती है कि ये बच्चा जो है अपनी लेग्स को जब से पैदा हुआ है अपनी लेग्स को मूव ही नहीं करता। बेबी ने कभी भी प्रेगनेंसी के दौरान भी बच्चे ने किक भी नहीं किया था जब वो मदर के वूम में था। जब बच्चे की एग्जामिनेशन की गई तो उसमें हमें टंग पे ज़बान पे फेसिकुलेशंस मिली हैं और ए रिफ्लेक्सिया मिला है। अच्छा, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की तो उस पर हमें एंटीरियर हॉर्न सेल्स का लॉस मिला, एंटीरियर हॉर्न सेल लॉस। तो ये एक टिपिकल केस है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का। एक्चुअली स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है ये डीजेनरेटिव डिजीज़ होती है, नाम से पता चल रहा है एट्रोफी है, डीजेनरेटिव डिजीज़ है मोटर न्यूरॉन्स की। ये फीटल लाइफ में ही शुरू हो जाती है ये डिज़ीज़ और ये इन्फेंसी चाइल्डहुड में प्रोग्रेसिव है, बढ़ती जाती है। अपर मोटर न्यूरॉन तो इसमें नॉर्मल होते हैं, हार्ट इसमें बच्चे का इन्वॉल्व नहीं होता, बच्चे की इंटेलिजेंस भी बिल्कुल नॉर्मल होती है। 3 मेन टाइप्स होती हैं स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की जो कि प्रोग्रेसिव अपोप्टोसिस ऑफ द इंटीरियर हॉर्न सेल्स की वजह से होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में हमारा इंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं ना, उसकी प्रोग्रेसिव अपोप्टोसिस हो जाती है। जीन इसका क्रोमोसोम नंबर 5 पे लोकेटेड होता है। अच्छा, इसमें मैं आपको टाइप्स बताऊं, मैंने आपको बताया 3 मेन टाइप्स होती है। सबसे पहली है टाइप 1 जिसको हम वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। यह है टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जिसको वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़ कहा जाता है। सिवियर इन्फेंटाइल फॉर्म होती है ये, ऑटोजोमल रिसेसिव कंडीशन है, 20,000 में से एक बच्चे को होती है ये वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़। ये जल्दी रैपिडली प्रोग्रेस करती है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द डेथ जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से हो जाती है। 18 माह की एज में बच्चे की डेथ हो जाती है रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से। फर्स्ट व्यू ऑफ लाइफ में ही ये प्रेजेंट करेगी, बच्चे को वीकनेस भी होगी और उसकी वेस्टिंग ऑफ द मसल्स होगी, वीकनेस एंड वेस्टिंग। फेसिकुलेशंस हमें मिलेंगी मोस्टली ज़्यादातर इसमें टंग में ज़बान पे फेसिकुलेशंस होंगी, फीटल मूवमेंट्स डिक्रीज्ड होंगी और इन्फेंट जो है बहुत ज़्यादा प्रोफाउंडली फ्लोपी होगा बर्थ के टाइम पे। फेशियल और उसके बल्बर मसल लेकिन अनअफेक्टेड होंगे। तो बच्चा जो है उसके देखें एक्सप्रेशन भी देखें अलर्ट एक्सप्रेशन, और ये बच्चा नॉर्मली स्वालो भी कर सकता है, ठीक है। तो ये है टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़। दूसरी टाइप होती है टाइप 2। इसमें अगर आप देखें तो टाइप 1 स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी दिखाई गई है, ठीक है, और 2 और 3 तीनों टाइप्स हैं। तो 1 वाली हमने डिस्कस की वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़, ऑटोसोमल रिसेसिव है, रैपिडली प्रोग्रेस करती है, 18 महीनों में ये रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, डेथ हो जाती है, मसल वीकनेस वेस्टिंग होती है, फेसिकुलेशन टंग पे, डिक्रीज फीटल मूवमेंट, फ्लोपी होता है बच्चा, लेकिन फेशियल और बल्बर मसल्स अनअफेक्टेड होते हैं तो उसके एक्सप्रेशंस वगैरह अलर्ट होते हैं, बच्चा स्वालो भी कर सकता है। लेकिन अब जो टाइप 2 है ये ऑटोसोमल रिसेसिव ही है, ये ज़्यादा क्रोनिक कंडीशन होती है और यूजुअली 3 से 12 माह की एज में प्रेजेंट करेगी। इसमें ये ना सिवियर मसल वेस्टिंग करवाती है, ठीक है, सिवियर मसल वेस्टिंग, और इससे कॉन्ट्रैक्चर्स हो जाते हैं, स्कोलियोसिस हो जाता है। मेजॉरिटी जो अफेक्टेड बच्चे हैं वो 10 साल की उम्र में उनकी डेथ हो जाती है टाइप 2 SMA में, ठीक है, 10 ईयर्स में। और जो टाइप 3 है, अब आ जाए टाइप 3 जो है इसको कहते हैं जुवेनाइल SMA, इसको क्यूगलबर्ग वेलांडर डिजीज़ भी कहा जाता है। बच्चे नॉर्मली 2 साल की उम्र तक नॉर्मल डेवलप करते हैं, फिर जाके उनको लिम्ब गर्डल वीकनेस होती है, वैडलिंग गेट होता है और ग्रेजुअल लॉस ऑफ एबिलिटी टू वॉक नहीं कर पाते फिर। तो प्रोग्रेशन ऑफ वीकनेस इसमें एपिसोडिक है और इसमें देयर इज़ सर्वाइवल इनटू द एडल्ट लाइफ, ठीक है। यह टाइप 3 SMA जिसको जुवेनाइल SMA या कुगलबर्ग वेलांडर डिजीज़ कहा जाता है।
तो बच्चा 2 साल तक तो नॉर्मली डेवलप करेगा, फिर उसको लिम्ब गर्डल वीकनेस होगी, वैडलिंग गेट और उसकी ग्रेजुअल लॉस ऑफ एबिलिटी टू वॉक और प्रोग्रेशन ऑफ वीकनेस इसमें एपिसोडिक होती है एंड यूजुअली देयर इज़ सर्वाइवल इनटू द एडल्ट लाइफ, बड़ा भी हो सकता है। अब वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़ में जो हमें कार्डिनल फीचर्स मिलते हैं, वर्डनिग हॉफमैन हम टाइप 1 को कह रहे थे, तो इसमें वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़ में ना बच्चे को सिवियर हाइपोटोनिया होता है। इसके कुछ कार्डिनल फीचर हैं कि सिवियर हाइपोटोनिया, ठीक है, जनरलाइज्ड वीकनेस होगी, मसल मास देखें बहुत ज़्यादा थिन होगा, थिन मसल मास, उसके टेंडन स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस एब्सेंट होंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द टंग, फेस, जॉ मसल्स, जबकि स्पेयरिंग ऑफ द एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स एंड स्फिंक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये है वर्डनिग हॉफमैन डिजीज़। ये चीज़ आपने इसकी बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है कि इसमें बच्चे को सिवियर हाइपोटोनिया होता है, जनरलाइज्ड उसको वीकनेस होगी, थिन मसल मास होगा, टेंडन स्ट्रेच रिफ्लेक्स एब्सेंट होंगे, टंग, फेस और जॉ मसल तो इन्वॉल्व होंगे लेकिन एक्स्ट्रा ओकुलर मसल और स्फिंक्टर्स स्पेयर होंगे। अच्छा, हम स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफीज़ की तीनों टाइप्स हमने डिस्कस की हैं। अब कैसे हम इनको डायग्नोज करते हैं, उसमें आपने याद रखना है कि सीरम क्रेटिनिन काइनेज लेवल बच्चे का या तो नॉर्मल होगा या वो माइल्डली एलिवेटेड होगा, ठीक है, माइल्डली एलिवेटेड सीरम क्रेटिनिन काइनेज। दूसरा, हमने मोटर न्यूरॉन कंडक्शन स्टडीज़ करवानी होती हैं तो वो हमें नॉर्मल मिलती हैं और ये इंपॉर्टेंट फीचर है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी को पेरिफेरल न्यूरोपैथी से डिफरेंशिएट करता है कि इसमें मोटर न्यूरॉन कंडक्शन स्टडीज़ वहाँ एबनॉर्मल होती हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, यहाँ पर ये नॉर्मल होंगी। इस डिजीज़ में SMA में मोटर न्यूरॉन कंडक्शन नॉर्मल होगी। सीरम क्रेटिनिन काइनेज नॉर्मल या माइल्डली एलिवेट हो सकता है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी में हमें फिब्रिलेशन पोटेंशियल मिलेगा। मसल बायोप्सी पे हमें कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न मिलेगा पेरीनेटल डीनर्वेशन का, दैट इज़ अनलाइक दैट ऑफ द मैच्योर मसल, पेरीनेटल डीनर्वेशन, ठीक है, ये मसल बायोप्सी पे पैटर्न है, पेरीनेटल डीनर्वेशन दैट इज़ अनलाइक ऑफ द मैच्योर मसल। बाकी हम मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट करेंगे SMN जीन के लिए, स्पाइनल मस्कुलर न्यूरॉन जीन के लिए, वो हमें डेफिनेटिव कंफर्मेशन करवाएगा ऑफ द डायग्नोसिस। मैनेजमेंट, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है टू डिले द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, बच्चों को ऑर्थोपेडिक केयर देनी होगी उनके स्कोलियोसिस और जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स के लिए, माइल्ड फिजियोथेरेपी करेंगे और हम उनको मैकेनिकल एड देंगे जो उसे हेल्प करेगा बच्चे को कि वो खा सके और टू बी एज फंक्शनल एज पॉसिबल, ठीक है। तो सपोर्टिव ही ट्रीटमेंट है, दैट्स इट। नेक्स्ट वीडियो में डीजेनरेटिव डिसऑर्डर्स ऑफ द CNS स्टार्ट करेंगे।